Hey everyone, welcome to this YouTube चैनल जिसका नाम है डिजिटल विद्यालय। पिछली क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ लिया था और आप लोगों को शायद समझ भी आया होगा। तो उसी को आगे बढ़ाते हैं और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? देखिए, मान लेते हैं कि कोई एक चार्ज है, एक क्यू चार्ज है। तो इस चार्ज की वजह से, क्योंकि चार्ज दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है, तो उसके आसपास का एक एरिया होगा कोई, उस एरिया के अंदर ही इसका इफेक्ट होगा। इसी के अंदर ही अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा, उसी को रिपल या अट्रैक्ट कर पाएगा ये। तो इसके आसपास के इस एरिया को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ओके। अब क्या होता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लेते हैं, ये पी है। इस पॉइंट पे कोई बाहर से हम पॉजिटिव यूनिट चार्ज मतलब 1 कूलाम चार्ज है ये, इसको हमें यहाँ तक लाना है। तो यहाँ तक लाने के लिए हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है इस पॉइंट पे। डेफिनेशन देखें हमें अगर हम, तो क्या कहेंगे? द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ स्पेसिफिक पॉइंट, लिख देना पड़ेगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। एक पॉइंट पे होता है, इस पॉइंट पे पी पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये होता है। और जब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की, तो पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस ही होता है। जैसे एक कंडक्टर है, एक ये टर्मिनल है, इसका एक ये टर्मिनल है। जब इसमें बैटरी लगा देते हैं तो आप देखेंगे बैटरी में एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। जिस टर्मिनल पे हमने प्लस लगाया है वो तो पॉजिटिव चार्ज हो गया, और जिस पे हमने नेगेटिव लगाया है उस पे नेगेटिव हो गया। तो एक पॉजिटिव बन गया, एक नेगेटिव बन गया। तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में एक, जैसे इसका पोटेंशियल है नेगेटिव, इसका पोटेंशियल है पॉजिटिव। अब इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ठीक है। तो ये तो हो गई समझने वाली बात। डेफिनेशन क्या होती है? द वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। ये इलेक्ट्रिक सर्किट है पूरा। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक हमें मूव कराना है एक पॉजिटिव चार्ज को, पॉजिटिव यूनिट चार्ज को। तो उसके लिए जितना वर्क डन करना पड़ेगा वो होगा पोटेंशियल डिफरेंस। दोनों ही पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का लिए फॉर्मूला सेम होता है, V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही बोलते हैं, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोला जाता है। आप लोगों ने देखा होगा घरों में, कहते हैं कि वोल्टेज डाउन हो गया है, वोल्टेज ज़्यादा हो गया है। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। घर में कितना वोल्टेज होता है? 220 वोल्ट, ठीक है। 220 वोल्ट डिफरेंस होने का मतलब जो सर्किट है, मतलब एक घर पे होता है कि एक लाइव वायर होता है, एक न्यूट्रल वायर होता है। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 220 वोल्ट का होता है, जिसकी वजह से घर में करंट फ्लो होती है। V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू में V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है, W वर्क डन है और Q क्या है? चार्ज है। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट। इलेक्ट्रिक करंट जब हम लोगों ने पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं एमीटर। वैसे ही वोल्टेज या वोल्टेज डिफरेंस को मेजर करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको बोलते हैं वोल्ट मीटर। एमीटर को हमेशा, अगर आप लोगों को याद होगा, तो हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता था। वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में जोड़ा जाता है। एमीटर बहुत लो रेजिस्टेंस का होता था और वोल्ट मीटर बहुत हाई रेजिस्टेंस का होता है। अगर इतनी चीज़ें समझ आ गई हैं तो आप लोगों को एक बात समझ आ रही होगी कि जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं किसी भी सर्किट में तभी करंट फ्लो होती है। जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन है, कोई भी कंडक्टर होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन तो होते ही हैं पहले से। कंडक्टर इसीलिए है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसमें करंट फ्लो क्यों नहीं हो रही होती है? बात ये होती है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे होते हैं, कोई इधर, कोई इधर, कोई इधर, मतलब सबकी अलग अलग डायरेक्शन है, मूव तो कर रहे हैं लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं है इनकी, जिस वजह से इसमें करंट फ्लो नहीं हो रही होती है।
करंट फ्लो कराने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ऐसे बैटरी लगा देते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। जैसे हमने ये लगा दिया तो इधर हो गया नेगेटिव और इधर हो गया पॉजिटिव। अब इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं तो ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, तो जिसकी वजह से ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। जब ये इधर मूव करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाती है। एक बात याद रखिएगा कि करंट जो है हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होती है। इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव कर रहे हैं तो करंट इधर से इधर होगी। ओके, तो एक बात आप लोगों के मन में आनी चाहिए कि अगर हमने ये वोल्टेज डिफरेंस जो दिया है, जो वोल्टेज जो बैटरी लगाई थी ये वाली, मान लेते हैं 12 वोल्ट की लगाई थी, मतलब वोल्टेज डिफरेंस 12 का था। अगर ये ज़्यादा होगा तो ज़्यादा करंट फ्लो होनी चाहिए, कम होगा तो कम करंट फ्लो होनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अब ये जो वोल्टेज हम दे रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो लगा रहे हैं और जो करंट फ्लो हो रही है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशन को ही इस्टेब्लिश किया एक फिजिसिस्ट ने, ओम, जिनका नाम था ओम, और उन्होंने एक लॉ दिया जिसको बोलते हैं ओम्स लॉ। तो अब हम समझते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। एक्चुअली पहले स्टेटमेंट देखते हैं उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया हुआ है। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द इलेक्ट्रिक करंट I flowing through a metallic conductor is directly proportional to the potential difference। क्या कहा इन्होंने कि अगर कोई एक सर्किट बना लेते हैं, जैसे है यहाँ पे एमीटर लगा देते हैं और यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा देते हैं, ठीक है। अब क्या होगा कि इसमें हमने ये वोल्टेज दे दिया यहाँ पे, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गई। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल में फ्लो होती है। ओके, तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे वोल्टेज को बढ़ाएंगे, जैसे जैसे हम वोल्टेज को बढ़ाते जाएंगे, करंट क्या है, आई भी बढ़ती जाएगी। वोल्टेज को कम करेंगे तो करंट भी कम होती जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, मतलब जैसे जैसे I बढ़ रही है V भी बढ़ रहा है, तो ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम के इस स्टेटमेंट से हमें पता चला। ओके, देखिए ये मैंने ग्राफ बना रखा है। क्या होता है इसमें, देखिए ये पहले करंट, यहाँ पे देखिए ये इसमें ये है वोल्टेज, यहाँ पे है करंट। तो पहले जब वोल्टेज जीरो था तो करंट भी जीरो थी। जैसे जैसे हमने वोल्टेज बढ़ाया, वोल्टेज को देखो 1 कर दिया, वोल्टेज को 1 कर दिया तो करंट भी बढ़ गई, 0.2 हो गई। वोल्टेज को 2 कर दिया, करंट बढ़ गई। जैसे जैसे हम वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं करंट बढ़ती जा रही है। तो इसका एक ये सीधा ऐसा सा स्लोप आता है, एक सीधा स्लोप आता है, इसका मिलता है, हमें सीधी लाइन मिलती है ओम्स लॉ का जब हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। फिर जब हम जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा R, ये बन जाता है फॉर्मूला ओम्स लॉ से। तो ये R क्या है, यहाँ पे R है रेजिस्टेंस, R को ही बोलते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसमें V वोल्टेज, I करंट, V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट और R रेजिस्टेंस, ठीक है। अब रेजिस्टेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर टू अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। मतलब किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तो कंडक्टर के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिससे वो अपोज करता है कि उसके अंदर करंट फ्लो ना हो। तो उसकी जो ये प्रॉपर्टी है अपोज करने की, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का अपोज करने की जो प्रॉपर्टी है, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब इसकी एसआई यूनिट होती है ओम। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे ऐसे करके बनाया जाता है। तो समझ आ गया होगा आप लोगों को कि रेजिस्टेंस क्या होता है। ओके, अब
जैसे V इज इक्वल टू आई आर पढ़ा अभी हम लोग ने आगे, वहाँ से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालना चाहें तो R इज इक्वल टू V आई हो जाएगा। अच्छा हाँ, एक चीज़ की ओम्स लॉ में ये जो है एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, इसके बिना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये V और I का जो एक सीधा स्लोप मिलता है ऐसा, ये तभी मिलता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। अगर हम बहुत देर तक करंट फ्लो कराते रहेंगे तो सर्किट का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर ये ज़रूरी नहीं कि ऐसा सीधा स्लोप मिले हमें, वो चेंज हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ओम्स लॉ में ये बात लिखनी बहुत ज़रूरी है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ओके, लेट्स मूव टू द अदर टॉपिक। रेजिस्टेंस समझ आ गया हमें। ठीक है, अब जो ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस वाली, किसी भी करंट को फ्लो होने से अब रोकने के लिए, उसको अपोज करने के लिए प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती है? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को? पहला, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। जैसे एक छोटा सा हम ले लें, सेम वायर है, इतना बड़ा है और एक इतना बड़ा ले लें, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, इसका या इसका? ऑब्वियसली रेजिस्टेंस इसका ज़्यादा होगा, मोर। ठीक, इसका कम होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जिस कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा, उसका रेजिस्टेंस भी उतना ज़्यादा। ओके, इस चीज़ को समझने के लिए आप एक बात समझिए। जैसे ये एक ये गली है, छोटी गली, और ये एक लंबी गली है, दोनों की चौड़ाई बराबर है, बाकी सब कुछ सेम है, बस इधर लंबी गली है और ये छोटी गली है। अब बहुत सारे आदमी हैं, इनको निकलना है, मतलब मान ले रहे 100 आदमी हैं, 100 आदमियों को इस गली से भी निकलना है, इसी गली से भी निकलना है। तो ये छोटी गली है तो इसको जल्दी क्रॉस कर लेंगे ना, और ये लंबी गली है तो इसको क्रॉस करने में ज़्यादा समय लगेगा, चौड़ाई बराबर ही है दोनों की, तो इसको क्रॉस करने में ज़्यादा समय लगेगा, तो मतलब इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है, और इसको जल्दी क्रॉस कर लेंगे, कम समय लगेगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस कम है। ठीक है, अब ऐसे ही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देखिए मान लीजिए यही 100 लोग हैं, ठीक, अब क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब ये वाला एरिया, एक ये मान ले रहे हैं ये सुरंग है, ओके, और एक बहुत पतली सुरंग है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ज़्यादा है, इसका कम है। अब आप लोग अपने आप ही बताइए, और दोनों की लंबाई बराबर ही है, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है, तो अब किसको क्रॉस करने में ज़्यादा समय लग जाएगा इन 100 लोगों को? भाई इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा जगह है, एक साथ ज़्यादा लोग चले जाएंगे, इसका कम है तो कम लोग जा पाएंगे, तो ऑब्वियसली इसमें ज़्यादा समय लगेगा, इसमें कम समय लगेगा, तो रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा? इसका, क्योंकि इसमें ज़्यादा समय लग रहा है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू A, है ना? मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, और क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ये बात भी समझ गए होंगे आप। फिर आता है नेचर ऑफ मटेरियल। अब जिस मटेरियल का वो कंडक्टर बनाया गया है वो किस मटेरियल का है, ठीक है, जैसे जो अगर वो एल्युमिनियम का है, कॉपर का है, तो उसमें उसका रेजिस्टेंस कम होता है, उसमें करंट जल्दी आसानी से फ्लो हो जाती है क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगर वहीं हम ले लें टंगस्टन और दूसरे मटेरियल ले लें तो उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। और एक और चीज़ है टेम्परेचर। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर फॉर मेटल्स। अब ये फॉर मेटल जो लिखा है इसका भी रीज़न है, ठीक है, यहाँ पे केवल मेटल्स की बात की जा रही है। अगर कोई मेटेलिक वायर है, कॉपर का ये वायर है, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। ठीक, वो क्यों बढ़ जाएगा उसका रीज़न मैं आप लोगों को बता देता हूँ। क्या है, देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और यही फ्लो होते हैं, तो पहले तो ये उल्टी सीधी डायरेक्शन में, कोई इलेक्ट्रॉन इधर, कोई इधर, कोई इधर, सब उल्टा सीधा घूम रहे थे, तो ये आपस में टकरा के एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर दे रहे थे, मतलब इनकी कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बन पा रही थी। जब हमने इसमें वो लगा दिया, पोटेंशियल लगा दिया, इधर माइनस इधर प्लस, तो अब ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू हो गए, क्योंकि इनको एक एनर्जी मिल गई एक ही डायरेक्शन में फ्लो होने के लिए।
लेकिन जैसे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ इन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी भी बढ़ती है। इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है, हीट एनर्जी मिलती है, जिसको ये जो कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में। और ये इलेक्ट्रॉन्स इतना ज़्यादा तेज़ी से इधर-उधर भागने लगते हैं, कोई इधर भाग ही रहा था, वो बहुत तेज़ी से इधर-उधर भागने लगते हैं। अब क्या हुआ कि पहले तो स्लोली मूव कर रहे थे और हमने इनको पोटेंशियल दिया थोड़ा सा, ये मूव होना शुरू हो गए इधर की तरफ। लेकिन जब टेम्परेचर ज़्यादा है, इनके अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है कि इतनी स्पीड में इधर-उधर भाग रहे हैं, ये उल्टा-सीधा घूम रहे हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल देना पड़ेगा, तब जाके एक सीधी लाइन में आ पाएँगे। मतलब एनर्जी मिल जाने से मान के चलिए इलेक्ट्रॉन इतने बिगड़ गए कि अब इन्हें सीधी लाइन में लाने के लिए, सीधा करने के लिए बहुत ज़्यादा वोल्टेज देना पड़ेगा। और ज़्यादा वोल्टेज क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि इनका रेजिस्टेंस बढ़ गया। आई होप आप लोगों को बात समझ आई होगी। अगर समझ ना आई होगी तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं फिर से समझा दूँगा। ओके, तो अभी मैथमेटिकली हमें 2 चीज़ें मिली, एक ये और एक ये। अब इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ऐसा बनेगा R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लाना पड़ता है, तो वो कांस्टेंट आएगा यहाँ पे रो। ठीक है, इसको बोलते हैं रो। और ये जो रो होता है यही होती है रेजिस्टिविटी, ये होती है रेजिस्टिविटी। हाँ, तो अब रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी, the resistance offered by a cube of a material of side 1 मीटर। क्या मतलब है कि अगर हम कोई मटेरियल ले लें, जैसे हमने ले लिया कॉपर, अब इस डेफिनेशन के हिसाब से ये इस कॉपर में हमें इस टर्मिनल से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर हमें करंट फ्लो करानी है तो जो रेजिस्टेंस मिलेगा हमें रास्ते में, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने में, चार्जेस को फ्लो कराने में जो रेजिस्टेंस मिलेगा वही होता है रेजिस्टिविटी। दूसरी भाषा में अगर हम समझें तो हम कह सकते हैं कि द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, मतलब अगर हम कोई कंडक्टर लें जिसका ये एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया, ये भी 1 मीटर स्क्वायर हो और इसकी लेंथ ये भी 1 मीटर हो, तो जो रेजिस्टेंस होगा इस कंडक्टर का वही होती है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टेंस तो लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया के हिसाब से बदल रहा था, लेकिन रेजिस्टिविटी बदलती नहीं है। रेजिस्टिविटी हमेशा होती है किसी मटेरियल की, जैसे हम कहें कॉपर की रेजिस्टिविटी, हम कहें एल्युमिनियम की रेजिस्टिविटी, तो वो फिक्स वैल्यू होती है। लेकिन अगर कोई कहे कॉपर का रेजिस्टेंस कितना होता है तो हम नहीं बता सकते। कॉपर का रेजिस्टेंस कोई पूछ ले तो हम नहीं बता सकते, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कॉपर जो है वो कितना, उसकी लेंथ कितनी है, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, ये सब चीज़ें जब बताएंगे तब पता चल पाएगा कि रेजिस्टेंस कितना है। जैसे अगर 1 मीटर का वायर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, 2 मीटर का वायर ले लेंगे तो रेजिस्टेंस उसका अलग हो जाएगा। लेकिन रेजिस्टिविटी इन चीज़ों पे डिपेंड ही नहीं करती है। अगर कोई कहेगा कॉपर की रेजिस्टिविटी बताओ, तो ये चीज़ पहले से पता है कि रेजिस्टिविटी मतलब कॉपर का 1 मीटर वायर ही लेना है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी 1 मीटर हो। तो रेजिस्टिविटी में लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स होता है, तो वो सिर्फ एक मटेरियल की होगी। ठीक है, अब जो पीछे भी हम लोग ने फॉर्मूला देखा था कि R इज इक्वल टू रो इंटू ए अपॉन एल है, ये गलत है, इसे नहीं समझना है। हम लोगों ने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ओके, अब यहाँ से अगर हम रो का फॉर्मूला निकालना चाहें तो हम दिखा सकते हैं रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, ये होता है रो का फॉर्मूला।
इसकी एसआई यूनिट होती है ओम एमीटर, ओम मीटर। ठीक, यहाँ से देखेंगे हम, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, और क्रॉस सेक्शन एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, और लेंथ की होती है मीटर। यहाँ से ये कट गया, तो क्या बचता है हमारे पास, ओम मीटर। तो यही होती है एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी की। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हमें याद रखने हैं, जो हमने बताया, जो पहले बता चुका हूँ अभी आपको मैं। रेजिस्टिविटी ओनली डिपेंड्स ऑन द मटेरियल एंड टेम्परेचर, not on the length and thickness of the wire. Alloys have the higher resistivity than pure metals, which is why they are used in heating appliances. Heating appliances जैसे हीटर होता है और गीज़र होता है, तो इन सब चीज़ों में जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है अलॉय। क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है। रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है तो ज़्यादा हीट होएगा वो करंट फ्लो कराने पे। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ आ गई होंगी आई होप। और ठीक है, आगे का टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर ये सारी चीज़ें समझ आ गई हों तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अगर समझ ना आई हों कुछ चीज़ें तो कमेंट में बताइएगा, उनको मैं क्लियर कर दूँगा फिर से।